हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो अब तक हमने 3-4 कक्षाएं ले चुके हैं हम आर्थिक समीक्षा में। और आज हम कल तक जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम आज बातचीत करेंगे। तो अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया उसका एक छोटा सा रिवीजन देखेंगे और उसके बाद करेंगे आज की नई शुरुआत, जो आज हमें क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में। तो हमने आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में एक जानकारी ले ली थी। इसको कौन जारी करता है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद कुछ व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इंडेक्स पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी थी हमने ये सारणी। इस सारणी में हमने क्या कुछ पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था राज्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, वो कितना है? वो है 7,99,439 करोड़ रुपए और 14,13,620 करोड़ रुपए। किस पे है? स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। उसके बाद हमने वृद्धि दर देखी थी, स्थिर मूल्य पर 8.19% की और प्रचलित मूल्य पर 16.04% की। उसके बाद हमने देखा क्षेत्रवार योगदान, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। इसको बोलते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन या GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था 28, 23, 43। और स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर ये दोनों ही सेम है। और इन दोनों में ही जो सेवा क्षेत्र है, इन दोनों में जो सेवा क्षेत्र है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। 43.74 का 43.74। और स्थिर मूल्य से जो प्रचलित मूल्य में कृषि का जो योगदान है, क्षेत्रवार योगदान है, वो बड़ा है। 28.50 से कितना हो गया? 28.95% हो गया। तो इसका मतलब है कि उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो कम हुआ है, वो 27.76 से 27.31% हो चुका है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा, 3-4 दिनों में हम यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हमारा कितना है, तो वो है 6.94 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्य पर 12.59 लाख करोड़ रुपए। 6,94,771 करोड़ रुपए, 12,59,527 करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य मैंने आपको बताई थी कि दो ही चीज़ों पर हम ज्ञात करेंगे, एक स्थिर मूल्य पर, दूसरा प्रचलित मूल्य पर। उसके बाद हमने प्रति व्यक्ति आय देखी थी, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 86,134 रुपये, प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 रुपये। उसके बाद हमने कुल खाद्यान्न उत्पादन देखा था, वो था हमारा 253.99 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2011-12 था और हमने 100 मानकर चला था, वो अब कितना हो चुका है? 134.65। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI भी बोलते हैं, इसका आधार वर्ष 1999 से 2000 और इसको भी हमने 100 माना था। और जो भारत का जो तैयार किया जाता है उसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12। ठीक है, तो ये कितना था? 388.29 और इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? 4.60% की इसमें वृद्धि हुई थी। उसके बाद हमारी कुल ऊर्जा उत्पादकता राजस्थान की कितनी है? 23,487 मेगावाट, या 2, 3, 4, 4 का डबल 8, 8 से एकम 7, 2, 3, 4, 8, 7 मेगावाट हमारी कुल ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की। उसके बाद सितंबर 2022 तक हमारे राजस्थान के में जो ब्रांचेज है, जो बैंक शाखाएं हैं, उनके पास कुल कितनी जमाएं हैं या उनकी जो शाख है उनका जो क्रेडिट है वो कितना है? तो वो है 4,41,569 करोड़ रुपए या 4.41 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद वही दे रखा है ग्राफ के रूप में, जो हमने सारणी पढ़ी थी वो दे रखी है। स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और इसमें वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो 7.99 लाख करोड़ रुपए, इसमें प्रतिशत वृद्धि 8.19 की और 14.13 लाख करोड़ रुपए, इसमें प्रतिशत वृद्धि 16.04% की। उसके बाद हमने क्षेत्रवार योगदान देखा था, 2022-23 में कितना है? 28, 23, 43 और 2011-12 में कितना था? 28, 32, 38। हमने देखा था कृषि का जो क्षेत्रवार योगदान है वो उतना ही रहा और उद्योग क्षेत्र का जो है वो कम हो चुका है योगदान, और जो सेवा क्षेत्र का है वो बढ़ चुका है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का, उसके बाद कृषि क्षेत्र का और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का हमारा क्षेत्रवार योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखी थी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो स्थिर मूल्य 86,134 रुपये
और प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, सालाना आय है ये व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय क्यों ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इससे हमें संपन्नता का पता चलता है कि किसी देश का जो वासी है वो कितना संपन्न है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, जिसको 100 मानकर चले थे, वो 134.65 है। और थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है, वो 388.29 है। और उसमें प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई थी? 4.60% की वृद्धि हुई थी। ये इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने सारांश में पढ़ा था इसकी रूपरेखा, ये एक सारणी देखी थी, ये सारणी आप याद करना। उसके बाद जो हमने डाटा पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में जाना था कि WPI जो ये है, बीच में मैंने कुछ आपको आंकड़े बताए थे वो आप याद रखना। ये कुल बैंकों की संख्या है। इन बैंकों के पास उतनी जो मैंने ऊपर जो 4.41 लाख करोड़ रुपए जो जमा राशि बताई थी, साख बताई थी, वो 7,987 जो बैंक शाखाएं हैं उनकी टोटल साख है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में 2021-22 में उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कि 2002-03 से 2006-07 के बीच दाल, अनाज, तिलहन और कपास की जितनी उत्पादकता होती थी उसमें कितना परिवर्तन हुआ है 2021-22 में, ये हमने देख लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। अब है आज है अटल भूजल योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक 50-50% की सहायता से भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ इसके घटते स्तर को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो अटल भूजल योजना किसके लिए चलाई गई है? तो ये जो हमारे भूमिगत जो जल है उसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए और जो भूमिगत जल के स्तर में जो कमी हो रही है उसको रोकने के लिए चलाई गई है। किसकी सहायता से? भारत सरकार और विश्व बैंक की में इसकी 50-50% की पार्टनरशिप है, उसके साथ चलाई गई है। ठीक है। तो आपको अटल भूजल योजना के बारे में इतना याद रखना है। तो इस योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियां और 1139 ग्राम पंचायतों को चुना गया है। ठीक है। तो इसमें कितने जिले हैं? 17 जिलों को इस योजना के तहत चुना गया है। इन 17 जिलों में भूजल के बेहतर प्रबंधन और भूजल के गिरते स्तर के बारे में जो है कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। राजस्थान राज्य में पहली बार समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ प्रत्यक्ष से कृषि बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया। विभिन्न कृषि सेवाओं के लिए कुल कृषि बजट आवंटन को नीचे दिखाया गया है। तो आपको ये याद रखना है ये चीज़ कि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पहला राजस्थान का पहला कृषि बजट कौन सा है? तो 2022-23। ठीक है। और उस कृषि बजट की थीम क्या है या फिर उसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान ये उसकी थीम है। 2022-23 का जो कृषि बजट है आपको ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बजट है, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको 2021-22, 2022-23, 2020-21 और 2023-24 ये आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको 2022-23 आपको सही करना है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। कृषि बजट 2022-23 वाला जो बजट है वो हमारा कृषि बजट कहलाता है और उसकी थीम क्या है? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। ये है कृषि बजट में 2022-23 में। इसको कृषि बजट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कृषि के लिए इस्तेमाल किया गया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। और उसमें सबसे ज़्यादा यानी एग्रीकल्चर में 37.83% का अनुदान दिया गया था, ग्रांट दी गई थी, यानी इतना पैसा आपको अनुदान में दिया गया था, आपको दान किया गया था। सरकार ने आपको इतना पैसा बांटा था, यानी टोटल जैसे मान लीजिए कि सरकार ने 100 रुपये बांटे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लिया कि सरकार ने 100 रुपये बांटे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। टोटल कृषि में 100 रुपये का खर्च किया है, एग्रीकल्चर में जितना भी टोटल खर्च किया है वो 100 रुपये का किया है। तो उसमें से 37 रुपये आपको डायरेक्ट अनुदान में दिए, यानी 37 रुपये का सरकार ने दान किया है। ठीक है, 37.83 रुपये का। अगर आपको 37 भी याद रह जाए तो ये भी बहुत है, 37.83 रुपये का सरकार ने अनुदान किया है। उसके बाद ऋण के रूप में कितना दिया है? 25.68
25.68 रुपये किसके रूप में दिया है, ऋण के रूप में दिया है। तो ये दोनों मिलाकर ही लगभग 60% के आसपास हो जाते हैं, 60-65% का इतना कृषि के बजट, कृषि के रूप में 65 रुपये या 65%, 65% के आसपास है पिछले वर्ष से अनुदान और ऋण के रूप में कृषि में व्यय किया गया था। उसके बाद है 15% का योगदान आपका विकास, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। 15% बुनियादी ढांचा जो कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए 15 रुपये का जो है वो खर्च किया गया था। यानी आपको ये तीनों को मिलाकर लगभग मोटा मोटा 75 से 80% का जो आपका जो कृषि के ऊपर जो बजट तैयार किया गया था, कृषि के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया गया था, व्यय किया गया था या अनुमान लगाया गया था, वो 75 से 80% तक हिस्सा इन तीन चीज़ों पर ही किया गया था। किन किन पे सबसे ज़्यादा कृषि अनुदान दिया गया था, यानी आपको कृषि के रूप में, कृषि के क्षेत्र में आपको दान के रूप में पैसा दिया गया था, जैसे कि आपके लोन माफ़ कर दिए गए इस तरह से, या फिर आपको सब्सिडी दे दी गई, इस तरह से आपको अनुदान दिए गए थे। जैसे आपने कुछ एग्रीकल्चर में डेवलप करने के लिए आपने कोई नया सिस्टम लेके आए, जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलो कि आपने ड्रिप सिंचाई वाला से आपने इरिगेशन के लिए आपने डेवलप किया है अपने खेत के अंदर, तो उसमें से आपको जैसे 100 रुपये आपके लगे हैं तो 60 रुपये आपको सरकार देगी, 40 रुपये आपके जेब से लगे। तो ये 60 रुपये सरकार ने दिए, कैसे दिए हैं, ये आपको अनुदान दिया, आपको दान के रूप में दिया। आपको इसको, इस पैसे को ही 60 रुपये को वापस आपको सरकार को नहीं देना होता, ठीक है। बाकी 5.66% जोखिम प्रबंधन में, सामाजिक सुरक्षा के रूप में 5.34%, प्रशासनिक गतिविधियों में 4.23%, कृषि विपणन में 3.81%, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग का जो भी काम होता है उसमें 3.81% का जो व्यय है वो किया गया है। 1.25% है वो अनुसंधान एवं कौशल विकास के लिए, कृषि शिक्षा के लिए, इस तरह के आपकी स्किल बढ़ाने के लिए इसमें 1.25% का व्यय किया गया। और 1.07% अन्य कोई किसी प्रकार की जो भी गतिविधियाँ होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आपका 1.04% का योगदान है। तो कृषि बजट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कृषि के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। आप इसको याद रखना, मेन आप तीन ही याद रखना कि अनुदान के रूप में कितना दिया गया, ऋण के रूप में कितना दिया गया, बुनियादी ढांचे के विकास में कितना दिया गया। ये 75 से 80% के बीच में इतना दान दे चुके हैं कृषि के क्षेत्र में। आगे है उद्योग, खान, खनिज तथा तेल एवं गैस। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करें। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी किसी प्रकार की। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको छोड़कर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान से, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आएंगे राजस्थान में, जो जहाँ पे भी आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट लगती है, जिस जिस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट लगती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन मस्ट कंपलसरी पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। और चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के बदले में क्या चाहिए, तीन चीज़ ही तो चाहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा तो कुछ मांगा ही नहीं। उसके बाद है आगे जो उसमें टॉपिक दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे, वो है उद्योग, खान एवं खनिज तथा तेल एवं गैस। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। कौन कौन से कृषि और उद्योग, हमने देखा था कि 28% का योगदान कृषि का है और 27% का उद्योग क्षेत्र का है, ठीक है। और 43% का सेवा क्षेत्र का है। तो लगभग 50% से ज़्यादा ही हो चुका है इन दोनों को मिलाकर, तो महत्वपूर्ण अंग है। उद्योग क्षेत्र वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर 2011-12 में 6.32% की वृद्धि देखी गई। स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि देखी गई है, 6.32% की। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.31% है। ये पीछे सारणी में देखा था कितना योगदान है, 27.31% का योगदान है।
अपने गठन के समय से एमएसएमई राज्य अर्थव्यवस्था का अत्यधिक गतिशील क्षेत्र है। जो न केवल रोजगार के अवसर सृजित करता है बल्कि पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी कार्य करता है। सभी श्रेणी के उद्योगों को विकसित करने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, बुनियादी ढांचे और एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने आदि की दृष्टि से राजस्थान एमएसएमई उद्यम नीति 2022 का शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को किया गया। आपको ये याद रखना है कि एमएसएमई राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 या एमएसएमई नीति 2022 का शुभारंभ कब किया गया? 17 सितंबर 2022 को। ये डेट आपको याद रखनी है। डायरेक्ट किस एग्जाम में डेट पूछी जाएगी कि कौन सी तारीख को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो 17 सितंबर 2022 को। ये आपको डेट याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल 3,11,495 एमएसएमई औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत की गई। इन इकाइयों ने 17,33,426 व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना इसमें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2022 का शुभारंभ कब किया गया? 17 सितंबर 2022 को। ठीक है। अब राज्य के हस्तशिल्पों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान करने के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब लागू की गई? 17 सितंबर 2022 को। ये किसके लिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हस्तशिल्प नीति है, तो हस्तशिल्प और बुनकरों के उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए, साथ ही साथ किसकी सहायता के लिए? मार्केटिंग या विपणन के लिए, विपणन जिसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो हस्तशिल्प नीति एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। ठीक है। यह शिल्प गांव में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाएगा। इसके तहत विलुप्त होती पारंपरिक हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष हस्तशिल्प सप्ताह, विभिन्न राज्य स्तरीय पुरस्कार आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। तो आपको दो नीतियां याद रखनी है, इनकी डेट याद रखनी है और क्यों लाई गई है ये याद रखना है। इसके बाद है निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से दिसंबर 2022 तक के दौरान 1,50,082.69 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश एवं 31,823 व्यक्तिगत रोजगार संभावनाओं से युक्त 36 प्रस्तावों की अनुशंसा की। राजस्थान सरकार द्वारा 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला तो आपको याद रखना है जयपुर में। अगर डेट पूछ ली जाए कब किया गया, तो 7-8 अक्टूबर 2022 को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को 10.44 लाख करोड़ रुपए के 4,192 एमओयू एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने व वर्तमान रिप्स 2019 को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस शिखर सम्मेलन में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 का शुभारंभ किया गया। एक ये याद रखना है कि वर्तमान रिप्स 2019 को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस शिखर सम्मेलन में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 का शुभारंभ किया गया। ठीक है। ये याद रखना, वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक के आंकड़े या सारे के दौरान रिको द्वारा राज्य में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। ठीक है। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन
की खरीद पर आवेदन को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान प्रदान करने की उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाम क्या है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इससे एक दो बातें याद आपको आनी चाहिए कि ये वाणिज्यिक वाहन के लिए योजना का नाम देखते ही, यानी इसमें निजी वाहन नहीं आएंगे। दूसरी, किस आयु वर्ग तक है? 18 से 45। आपको इसमें कुछ भी दे सकते हैं, 21 से 60 दे दिया या फिर 25 से 50 दे दिया, तो कुछ भी आयु वर्ग दे सकते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत रखना, याद रखना 18 से 45 आयु वर्ष के है। और 15 लाख रुपए तक के वाहन, 15 लाख रुपए तक के आपके जो भी वाहन लोगे उसका 10% या फिर 60,000 रुपये, इन दोनों में जो भी कीमत आपकी कम होगी वो आपको ग्रांट मिलेगा, उतने का आपको अनुदान मिलेगा, यानी वो पैसा आपको वापस सरकार को लौटाना नहीं होगा। और ये अधिसूचित कब किया गया या फिर ये योजना कब लाई गई? 11 अक्टूबर 2022 को ये योजना लाई गई। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो 4-5 योजनाएं बता रहा हूँ आप इनको याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कब लाई गई? 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित की गई है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आवेदकों उद्यमियों को 25 लाख रुपए के से कम ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। परियोजना की लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि दे होगी। यानी डॉक्टर भीमराव राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में 3 तरह की कैटेगरी है, जिसमें 25 लाख रुपए से कम तक 9% ब्याज होगा, और 25 लाख से 5 करोड़ तक 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 6% जो ब्याज है वो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इस योजना को भी आप याद रखना। अगली है, राजस्थान देश के उन राज्यों में से है जो खनिजों का भंडार है। यहाँ 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। तो राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। 81 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से जो खुदाई है या खनन है वो कितने खनिजों का किया जा रहा है? 58 खनिजों का। राज्य में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे एवं 17,462 खदान लाइसेंस जारी किए गए। इनको याद रखना। 81 प्रकार के खनिज के भंडार है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिज के भंडारों का जो है वो खनन किया जा रहा है। इनमें से प्रधान खनिजों में 169 खनन पट्टे जारी किए हुए हैं, अप्रधान खनिजों में 15,759 खनन पट्टे और 17,462 खदान लाइसेंस जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग को 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके विरुद्ध दिसंबर 2022 तक कुल 4,880 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो याद रखना कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में कच्चे तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर 14 जिले जिसमें शामिल है क्षेत्र में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 के दौरान 3,603.38 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक गेल इंडिया लिमिटेड को स्वीकृत किया गया है। तो जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस उत्पादन के लिए एक नया ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड को 8 दिसंबर 2022 को MOP एंड NG द्वारा DF तृतीय के तहत दिया गया PML को मंजूरी प्रदान की गई। ये मत याद रखना आप, ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये देखो, इसके बाद जो ऊपर दे रखा था कितने राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के। उनमें से 17 धात्विक खनिज है, 39 अधात्विक खनिज है, 3 ईंधन खनिज है और 22 गौण प्रकार के खनिज है। इनको आप काउंटिंग करो, 81 ही होंगे। 9 2 11, 11 7 18, 18 3 21 और 3 2 5 6 2 8, 81 हो गए। इनमें से
17 धात्विक खनिजों में सीसा और जस्ता का एकमात्र उत्पादक कौन है? राजस्थान। ये सारणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चांदी का अग्रणी उत्पादक है। अधात्विक खनिजों में सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, इन दोनों का एकमात्र उत्पादक है राजस्थान। और सीमेंट ग्रेट एवं स्टील ग्रेट लाइमस्टोन इसका अग्रणी उत्पादक है। ईंधन खनिजों में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और 22 गौण प्रकार के जो खनिज है उसमें मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन इनका अग्रणी उत्पादक है। तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान किन किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट, इन चारों का एकमात्र उत्पादक है। और अग्रणी उत्पादक चांदी में, सीमेंट में, ग्रेट में, स्टील में, और कच्चे तेल में दूसरा सबसे बड़ा, मार्बल में, ग्रेनाइट में, सैंडस्टोन में। 81 प्रकार के कुल खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद है निर्यात। निर्यात विकासशील देशों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों फर्मों को अधिक बाजार और माल सामान प्रदान करता है। राजस्थान जैसा राज्य जो संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध है, उसे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा एवं बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि, विक्रेताओं के लिए बेचने और उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए असीमित विपणन अवसर, वरीय प्रौद्योगिकी समावेशन आदि जैसे लाभ प्रदान करता है। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान ने देश में कुल 11वीं रैंक हासिल करते हुए 43.13 का निर्यात तैयारी स्कोर तथा 6वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 का निर्यात प्रदर्शन स्तंभ स्कोर दर्ज किया। ये दोनों अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जारी किया था। इसके अनुसार राजस्थान ने निर्यात तैयारी स्कोर जो है वो 47.13 के साथ 11वीं रैंक हासिल की है, और 40.23 के साथ प्रदर्शन में 6वीं रैंक हासिल की है। यानी राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा है। राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन कौन सी है? इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरी कपड़ा, तीसरी धातु, हस्तशिल्प, रसायन एवं उससे संबंधित। 1 2 3 4 5 इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और दूसरा कपड़ा, तीसरा धातु, चौथा हस्तशिल्प, पांचवा रसायन एवं उससे रिलेटेड। जिसका राज्य में होने वाले निर्यात में 60% से अधिक का योगदान। इन 5 वस्तुओं का जो राजस्थान निर्यात करते हैं, इन 5 का योगदान 60% से अधिक है। ठीक है, इन 5 को नाम आप याद रखना कौन कौन सी चीज़ें। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत। 33 जिलों में प्रत्येक से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने तथा प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। जयपुर की ब्लू पोट्री, रत्न एवं आभूषण, अजमेर का ग्रेनाइट मार्बल, कोटा का कढ़ाई का कपड़ा, कोटा डोरिया, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि कुछ जिलों को लक्षित उत्पादों में शामिल किया। यानी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ वस्तुओं को लक्षित किया गया है कि उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। उनमें कौन सी है? जयपुर की ब्लू पोट्री, रत्न आभूषण हो गए, अजमेर का ग्रेनाइट या मार्बल हो गया, कोटा का कढ़ाई का कपड़ा हो गया, कोटा डोरिया, और अलवर का ऑटोमोबाइल में का जो पार्ट्स है उनको लक्षित किया गया है कि इन जगहों पर ये वस्तुएं काफ़ी बेहतरीन है। ये देखो, ये सारणी दे रखी है कि निर्यात में किसका जो 60% हिस्सा बताया गया था 5 वस्तुओं में, उसमें अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका हिस्सेदारी 16.62% के साथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कपड़ा 12.85%, धातु 11.44%, और हस्तशिल्प 10.88%, और रसायन एवं से रिलेटेड 9.72%। यानी 60% हिस्सेदारी इन पाँच की है। क्रम भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? तो अभियांत्रिकी की, दूसरी कपड़ा की, तीसरी धातु की, ठीक है, और चौथी हस्तशिल्प की, पांचवी रसायन की, छठी रत्न एवं आभूषण, सातवां कृषि, और आठवां आयामी पत्थर, और नौवां जो भी अन्य जो भी चीज़ें बच गई है वो। तो सबसे ज़्यादा 16.62% इंजीनियरिंग जो पार्ट्स होते हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड या अभियांत्रिकी से रिलेटेड जो भी
मटेरियल वगैरह होता है उसका निर्यात किया जाता है। उसके बाद कपड़े का निर्यात किया जाता है। तीसरे नंबर पर 11.44% मात्रा में धातु का निर्यात किया जाता है। उसके बाद हस्तशिल्प का निर्यात, और पांचवा रसायन एवं संबंध, रसायन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड चीज़ें निर्यात की जाती हैं। इन 5 चीज़ों का योगदान निर्यात में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन 5 को आप याद रखना। तो आज की वीडियो यही तक, आगे की जो क्लासेज है वो कर लेंगे, अभी काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलेगी हमारी ये जो क्लासेज है वो, इनको करते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जिससे आपको हर बार कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।